हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 41 के बारे में, जिसमें 20 के 20 एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से कि भाई व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास एक क्लास है फ्रूट नाम की, देन हम इसी फ्रूट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ओबीजे नाम का। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो फ्रूट्स में इसका कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, तो इसका कंस्ट्रक्टर ये 3 लाइनें चलने वाली हैं। तो प्राइस की वैल्यू सेट हो गई 100 एंड यहाँ पे बैग्स की वैल्यू सेट हो गई 5। यहाँ पे बैग्स क्या है, एक प्राइवेट वेरिएबल है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, obj डॉट डिस्प्ले, इसका मतलब फ्रूट क्लास के अंदर के डिस्प्ले नाम का मेथड है। तो मुझे यहाँ पे दिखा तो कहता है इसको चला दो। ये क्या कह रहा है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैग्स की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो ये वैल्यू अब कहाँ मिल गई, देख लो ये वैल्यू है 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। तो प्रोग्राम रन्स फाइन एंड 5 इज प्रिंटेड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि भाई क्लास हमारी स्टूडेंट नाम की क्लास है, देन obj इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो मैंने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj नाम का, देन हमारा कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो हमारा मार्क्स सेट हो गया 97 एंड मेरा CGPA सेट हो गया 8.7। यहाँ पे CGPA क्या है, प्राइवेट वैल्यू है। प्रिंट करना है obj डॉट अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर CGPA। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं नेम मैंगलिंग। इसमें हम लोग क्या होता है कि जो भी प्राइवेट वैल्यूज होती हैं, आप सभी जानते हैं, उनको हम क्लास के बाहर जो है प्रिंट नहीं कर सकते, उनको यूज नहीं कर सकते। बट नेम मैंगलिंग एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा कह सकते हो प्रोसेस है, जिसमें हम लोग कुछ ऐसी लाइन लिखेंगे जिससे हम लोग इस प्राइवेट वैल्यू को इस क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं। तो सिंटैक्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट डॉट एक अंडरस्कोर लगाएंगे, क्लास का नाम, फिर 2 अंडरस्कोर एंड इसके बाद उस वेरिएबल का नाम जो हमें चाहिए और जो कि प्राइवेट था। तो CGPA चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा obj डॉट अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर CGPA। बट बात यहाँ पे ये है कि क्लास नेम हमारा स्टूडेंट यहाँ पे स्मॉल एस है, हमारी क्लास का नाम कैपिटल एस से शुरू होता है। इसका मतलब ये क्लास जो है ये अलग है इस क्लास से, तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। तो हमसे क्या कह रहा है, प्रोग्राम रन्स फाइन, फाइन चलेगा नहीं, एरर आ जाएगी। एरर क्योंकि प्राइवेट क्लास मेंबर जो है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एरर बिकॉज प्रॉपर सिंटैक्स नेम मैंगलिंग का इंप्लीमेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, नेम मैंगलिंग का प्रॉपर सिंटैक्स यहाँ पे इंप्लीमेंटेड नहीं है। अगर इसको सही तरीके से चलाना था तो यहाँ पे हमें क्या करना था, कैपिटल एस कर देना था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हमारे पास एक क्लास ए है, तो हमारे पास एक क्लास बी है। हम C इज इक्वल टू बी, मतलब बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं C नाम का, तो बी का इनिट चल जाएगा। जैसे बी के इनिट पे आए, ये हमसे कहा है सुपर डॉट इनिट, मतलब इसके पेरेंट का इनिट चलाओ पहले। तो पेरेंट के इनिट में I की वैल्यू सेट हो गई 1 एंड J की वैल्यू सेट हो गई 5। इसके बाद B क्लास के लिए I की वैल्यू सेट हो गई 2 एंड J की वैल्यू सेट हो गई 7। मुझसे कह रहा है C डॉट डिस्प्ले, इसका मतलब बी क्लास के अंदर कहीं डिस्प्ले नाम का मेथड है। तो यहाँ पर डिस्प्ले नाम का मेथड तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये कहेगा भाई A मुझे डिस्प्ले नाम का मेथड दो। तो A ने कहा मेरे पास है तुम ले लो। तो A क्या कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है सेल डॉट आई और सेल डॉट जे की वैल्यू। तो अब सवाल ये उठता है कि I और J की वैल्यू कहाँ से उठेंगी, क्या ये दोनों वैल्यू हमारी प्रिंट होंगी या ये दोनों प्रिंट होंगी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है कि ना तो ये दोनों प्रिंट होंगी और ना तो ये दोनों प्रिंट होंगी। तो प्रिंट क्या होगा, मैंने आपको बताया हुआ था, जब भी हम लोग किसी क्लास के अंदर उसकी प्राइवेट वैल्यू को प्रिंट कराना चाहें, उसकी प्राइवेट वैल्यू को यूज करना चाहे, तो उसी क्लास की प्राइवेट वैल्यू यूज होगी। तो सेल्फ डॉट आई जो है ये क्या है, एक प्राइवेट वेरिएबल है, तो ए की प्राइवेट वैल्यू यूज करेंगे। तो ए की प्राइवेट वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा 1। और सेल्फ डॉट जे में हम चेक करेंगे कि हम लोग किस क्लास के जरिए डिस्प्ले मेथड तक पहुंचे हैं, इस डिस्प्ले को किसने बुलाया था, बी क्लास ने। देखो बी का ऑब्जेक्ट है C, तो C डॉट डिस्प्ले मतलब बी क्लास ने डिस्प्ले बुलाया था, तो बी क्लास का J यूज होगा। अब यहाँ पे ये समझो कि जब भी हम किसी और क्लास में होते हैं और कोई मेथड जो है उसका चल रहा होता है, तो अगर उसकी कोई प्राइवेट वैल्यू हमें यूज करनी है तो उसी क्लास की यूज करते हैं, और अगर कोई पब्लिक वैल्यू हो तो जिस क्लास के चक्कर में हम वहां तक पहुंचे हैं उस क्लास की यूज करते हैं। तो सेल डॉट जे किसका यूज होगा, बी का यूज होगा। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 7। तो 1 और 7 मेरा आंसर आएगा, ना कि 1 5 या फिर 2 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमारे पास कह रहे हैं, हमारे पास एक क्लास ए है, देन क्लास बी है, देन क्लास सी है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे हमारे पास क्लास ए है, ठीक है, देन हमारे पास एक क्लास बी है जो कि ए को इनहेरिट कर रही है। तो कह दो कि ए हो गया तुम्हारे ग्रैंडफादर एंड बी हो गए तुम्हारे फादर, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप चलती ना। तो यहाँ कह रहे हैं क्लास सी ए कॉमा बी, तो यहाँ पे ये सिंटैक्स बिल्कुल गलत है। इसको मैं अभी आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये सिंटैक्स ही यहाँ पे कैसे गलत है। क्योंकि देखो ए और बी और सी 3 क्लासें हमारे यहाँ पे बताई उसने। देखो मेरे पास एक उसने क्या बताई, एक क्लास ए है, उसने बोला एक क्लास बी है,
अब बी जो है वो ए को इनहेरिट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इनहेरिटेंस में होता है। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं एक मेरे पास क्लास सी है, कह रहा है कि सी ए कॉमा बी, मतलब सी जो है वो ए को भी इनहेरिट कर रहा है, देन बी को भी इनहेरिट कर रहा है। तो आप ये बताओ, अभी तक जो हम लोगों ने केस देखे थे उसमें क्या होता था कि सी जो है ये बी को इनहेरिट करेगा और बी ए को इनहेरिट कर रहा है, तो इसका मतलब सी ऑटोमेटिकली ए को इनहेरिट कर रहा है, हमें अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या करा है, अलग से मेंशन करा है कि सी जो है ए को भी करेगा और बी को भी करेगा, जबकि अगर यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा होता सी ऑफ बी, तो इसका मतलब ए हमारी क्लास ऐसे होती, यहाँ पर बी होती क्लास, एक होती क्लास सी, बी जो है ए को इनहेरिट कर रही है और सी जो है बी को कर रही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट चल सकता था हमारा, बट यहाँ पे ये स्पेशली मेंशन करने की जरूरत थोड़ी ना है कि सी ए को कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं सही है क्लास का, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, हमारे पास क्लास ए है, देन क्लास बी है, देन क्लास सी है, एंड इस बार सी जो है बी कॉमा ए को यहाँ पे इनहेरिट कर रही है। इसको देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं गलती है कि नहीं। एक हमारे पास क्या कह रहा है, क्लास ए है, देन हमारे पास एक क्लास बी है, देखो, और बी इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है, तो मतलब बी जो है ए को इनहेरिट कर रहा है। फिर यहाँ कह रहे हैं सी जो है वो बी कॉमा ए को इनहेरिट कर रहा है, मतलब सी यहाँ पे आया और ये बी को इनहेरिट कर रहा है। अब ऑटोमेटिकली कॉमन सी बात है कि ए को भी कर रहा होगा, तो यहाँ पे हमने ए को बाद में लिखा हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि देखो सी सबसे पहला इसका पेरेंट क्या है, बी, तो ऑब्वियस सी बात है सी बी को अगर बी की प्रॉपर्टीज यूज कर रहा है तो सी इनडायरेक्टली ए की प्रॉपर्टी भी यूज कर रहा है, तो यहाँ पे बी कॉमा ए गलत नहीं होगा। बट अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ए कॉमा बी, ए कॉमा बी जैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पे सी के अंदर, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर सी पहले ए को कर रहा है उसके बाद बी को कर रहा है, ये नहीं चलेगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में बस यही चीज़ थी, यहाँ पे था ए कॉमा बी, सॉरी यहाँ पे ए कैपिटल है, ए कॉमा बी, तो इसमें जो है कॉन्सेप्ट हमारा गलत आ रहा था, हमेशा डायग्राम बना के देख लिया करो। और यहाँ पे क्या होता है, बी कॉमा ए, तो इसका मतलब ये यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सी इज इक्वल टू सी, तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, तो इसका इनिट चल जाएगा, इसके पास खुद का इनिट है नहीं, इवन इन तीनों क्लास के पास खुद का इनिट नहीं, तो इनिट चलेगा नहीं, कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। मुझसे कह रहा है ए डॉट प्रिंट हेलो, मतलब इसने इससे पहले एक ए क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना रखा है स्मॉल ए, ठीक है। फिर ये हमसे कह रहा है ए डॉट प्रिंट हेलो, मतलब ए क्लास के अंदर कहीं प्रिंट हेलो नाम का मेथड है क्या, ए क्लास के अंदर प्रिंट हेलो नाम का मेथड, बिल्कुल, इसको चला दो। प्रिंट कर रहा है इन क्लास है, तो मेरा क्या प्रिंट हो गया, इन क्लास ए। फिर ये कह रहा है सी डॉट प्रिंट हेलो, तो सी क्लास के अंदर कहीं प्रिंट हेलो नाम का मेथड है, सी के अंदर कहीं प्रिंट हेलो नाम का, ये रहा भाई, इसको चला दो। कह रहा है सुपर सी कॉमा सेल्फ, इसका मतलब होता है कि सी क्लास का पेरेंट में प्रिंट हेलो चलाओ, समझ रहे हो। सुपर सी कॉमा सेल्फ एक ही होता है, एक तरीका होता है सिर्फ इतना लिखना, सुपर डॉट प्रिंट हेलो, इसका मतलब सी का जो पेरेंट है उसका प्रिंट हेलो चलाओ। और एक और तरीका क्या होता है कि यहाँ पे मेंशन कर दें कि सुपर ऑफ सी, मतलब सुपर मतलब कह सकते हो पेरेंट ऑफ सी क्लास, और वहाँ पे सेल्फ पास कर देना उसके कंस्ट्रक्टर, या फिर जो भी है हमारा मेथड, यहाँ प्रिंट हेलो है तो वहाँ पे सेल्फ पास कर देंगे, सेल्फ पास करने में कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो इंडायरेक्टली कह रहा है कि बी का प्रिंट हेलो चलाओ, बी का प्रिंट हेलो इसके पास तो है ही नहीं, तो ये कहेगा भाई ए तो मुझे प्रिंट हेलो दे, तो इसने दोबारा बोला कि लाओ भाई अपना प्रिंट हेलो लाओ, तो इसने दोबारा प्रिंट कर दिया इन क्लास ए, तो दो बार मेरा प्रिंट हो गया इन क्लास ए, इन क्लास ए। इसके बाद ये लाइन कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ पे आए, ये कह रहा है प्रिंट इन क्लास सी, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, इन क्लास ए, इन क्लास ए, इन क्लास सी, तो ये तीन चीजें प्रिंट हो जाएंगी। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमें मिल रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हमारे पास एक क्लास ए है, देन हमारे पास एक क्लास बी है जो कि ए को इनहेरिट कर रही है, तो ए हो गया मेरा पेरेंट और बी हो गया हमारा चाइल्ड। यहाँ पे एक मेन, यहाँ पे हमने फंक्शन ही बनाया हुआ है, उसको कॉल करा है obj इज इक्वल टू बी, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, obj नाम का, बी का इनिट चलेगा, बी का इनिट चला, y की वैल्यू हमने यहाँ से कुछ भेजी नहीं, तो y की डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो गई 0। ये क्या कर रहा है कि a का इनिट चलाओ, उसमें 3 पास कर दो, a के इनिट में 3 पास कर दो, तो x की वैल्यू हो गई 3, तो सेल्फ डॉट x की वैल्यू कितनी हो गई, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू हो गई 3, ये लाइन हो गई। फिर ये मुझसे कह रहा है सेल्फ डॉट वाई की वैल्यू हो गई वाई, तो यहाँ पे सेट कर दिया भाई, वाई की वैल्यू कितनी हो गई, अभी वाई कितना है यहाँ पे 0 है, क्योंकि हमने अलग से पास करना है, जिसकी वैल्यू सेट हो गई 0। मुझसे कह रहा है obj डॉट काउंट, मतलब बी क्लास के अंदर कहीं काउंट नाम का मेथड हो चलाओ, बी क्लास के अंदर काउंट नाम का मेथड कहाँ पे है, ये है, इसको चला दो। इसमें क्या कह रहा है, वाई की वैल्यू 1 बढ़ा दो, तो वाई की वैल्यू 0 थी, अब कितनी हो गई, 1 हो गई।
कह रहा है प्रिंट करो obj.x और obj.y। तो कह रहा है b क्लास में x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें बताओ। तो b में देखो कहीं सेल्फ डॉट x लिखा है, नहीं लिखा है। तो वो क्या कहेगा, अपने पेरेंट्स से कहेगा कि भाई तुम दे दो मुझे सेल्फ डॉट x की वैल्यू। तो वो कहेगा ठीक है, सेल्फ डॉट x की वैल्यू तुमने सेट कर दी है 3, तो 3 ले जाओ। तो मेरा 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा 3। फिर कह रहा है obj.y, इसका मतलब b क्लास में कहीं सेल्फ डॉट y लिखा है, बिल्कुल लिखा है, और इसकी वैल्यू क्या है 1 है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3,1। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मुझसे कह रहा है कि भाई इसका आउटपुट क्या होगा जब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे पाइथन शेल में। एक हमारे पास क्लास ए है, देन हमारे पास क्लास बी है जो कि ए को इनहेरिट कर रही है। तो ए हो गया पेरेंट, बी हो गया चाइल्ड। ऑब्जेक्ट बनाया है हमने बी का। बी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली बी का ऑब्जेक्ट होगा। ओबीजे जो है बी को रिफर करेगा। बट अगर कोई चीज़ बी के पास नहीं होगी, कोई मेथड नहीं होता है, तो वो ए का यूज़ कर लेता है ना। तो इनडायरेक्टली ये ऑब्जेक्ट जो है बी का तो है, लीगली देखने में लग रहा है बी का है, बट ये इनडायरेक्टली ए की चीज़ें भी यूज़ कर सकता है। तो ये मुझसे क्या कह रहा है, इस इंस्टेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका काम होता है ये बताना कि क्या ये पर्टिकुलर चीज़ ऑब्जेक्ट है। तो ये मुझसे कह रहा है क्या ओबीजे इज इंस्टेंस ऑफ ए, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। इंस्टेंस मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ओबीजे इज ऑब्जेक्ट ऑफ ए, क्वेश्चन मार्क। क्या ओबीजे मेरा ऑब्जेक्ट है ए का? तो देखने में तो नहीं लग रहा है ये ऑब्जेक्ट, लग रहा है बी का, बट बी जो है ए को इनहेरिट कर रही है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑब्जेक्ट होगा आपके पिताजी का भी। अगर आपकी बात मानना है तो आपके पापा की बात ही मानेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ओबीजे क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए का भी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। समझ गया कैसे पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओबीजे इज इंस्टेंस ऑफ ए। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो ट्रू, वरना ऐसा नहीं है तो फॉल्स। अब यहाँ पे लिख दूं ओबीजे कॉमा सी, तो सी क्लास तो यहाँ पे है ही नहीं। तो वो कह देगा क्या ओबीजे मेरा ऑब्जेक्ट है सी क्लास का? तो सी क्लास ही नहीं है, तो इसका आ जाएगा फॉल्स। समझ रहे हो? तो अभी इसको वापस कर देते हैं जैसा था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कहते हैं जो मेथड होता है हमारे पास इस सब क्लास नाम का, क्या ये चेक करता है कि क्लास जो है वो क्या सब क्लास है दूसरे क्लास की? अब इसमें कई सारी क्लासें आ गई तो मैं समझाता हूँ। होता क्या है, हमारे पास कोई एक पेरेंट क्लास है, मान लो ए, उसका चाइल्ड हुआ बी, और बी जो है ए को इनहेरिट कर रहा है, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो मुझसे कह रहा है क्या इस सब क्लास नाम का कोई यहाँ पे कोई फंक्शन होता है क्या जो ये बता देगा कि क्या बी जो है वो सब क्लास है हमारे ए की? सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास। तो क्या इस सब क्लास नाम का कोई ऐसा मेथड होता है, कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पता कर सके कि क्या कोई पर्टिकुलर क्लास क्या किसी दूसरी क्लास का चाइल्ड है कि नहीं? तो बिल्कुल ऐसा होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये हमसे कह रहा है 9 में कि हमारे पास दो क्लासें हैं, क्लास ए देन मेरे पास क्लास बी। obj2 इज इक्वल टू बी। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना obj2 नाम का, इसका इनिट चल जाएगा, इसके बाद खुद का इनिट है नहीं। ए से बोलेगा इनिट देने के लिए, ए के पास भी उसका इनिट नहीं है। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी obj2.to, मतलब बी क्लास के अंदर कहीं 2 नाम का अगर मेथड हो तो उसको चलाओ। बी क्लास के अंदर 2 नाम का मेथड ये है, इसको चलाओ, ये रिटर्न कर रहा है बी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। क्या कह रहा है, एक नॉन प्राइवेट मेथड। नॉन प्राइवेट मेथड मतलब एक नॉर्मल सा मेथड जो हम लोग क्लास के अंदर बनाते हैं जिसमें सेल्फ पास होता है। तो कह रहे हैं एक वो नॉर्मल सा जो आपका मेथड होता है आपकी सुपर क्लास में, क्या हम उसे ओवरराइड कर सकते हैं? मतलब अगर कोई मेथड आपका पेरेंट क्लास में है तो क्या आप उसे चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर सकते हैं क्या? मतलब सेम नाम का ही आप एक और मेथड बना सकते हैं चाइल्ड क्लास में? बिल्कुल बना सकते हैं। तो जैसे आपने लास्ट वाले एग्जांपल भी देखो, यहाँ पे ये पेरेंट क्लास है ए और यहाँ पे चाइल्ड क्लास है बी। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास में देखो 2 नाम का मेथड है और वो पेरेंट क्लास में भी है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या पेरेंट क्लास का कोई मेथड, क्या इसको कोई चाइल्ड क्लास का कोई मेथड ओवरराइड कर सकता है? ओवर बिल्कुल कर सकता है। अगर क्लास बी के लिए देखोगे तो बी अपना 2 यूज करेगा, ए के लिए बोलोगे तो ए अपना 2 यूज करेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे पहली लाइन सही हो गई। यहाँ हमसे कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला ही सही है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कहता है इनमें से इनहेरिटेंस को कौन सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है? तो हमसे क्या बोले, एबिलिटी किसी क्लास की टू डिराइव मेंबर्स ऑफ अनदर क्लास एज अ पार्ट ऑफ इट्स ओन डेफिनेशन। इसका मतलब कोई ऐसी टेक्निक जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास की चीज़ों को यूज़ कर सके। तो ऑब्वियसली इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। एक ऐसी टेक्निक जिसमें आप अपने पापा की कोई भी पब्लिक चीज़ जो उन्होंने पब्लिक कर रखी है वो आप उसको यूज़ कर सकें, तो इसे इनहेरिटेंस बोलते हैं सिंपली। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे बिल्कुल सही है।
समझ रहे हो, तो बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है इनहेरिटेंस के लिए। तो क्या कह रहा है, प्रोटेक्टेड मेंबर जो होते हैं, प्रोटेक्टेड मेंबर क्या होता है, जिनके पीछे एक अंडरस्कोर लगा होता है। तो प्रोटेक्टेड मेंबर किसी क्लास के क्या उनको इनहेरिट करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है। ये क्या कह रहा है, इनहेरिटिंग क्लास को हम लोग सब क्लास बोलते हैं। जिस क्लास को हम लोग जो क्लास इनहेरिट कर रही होती है, मतलब जो चाइल्ड क्लास है जो अपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, उसे चाइल्ड क्लास कहते हैं, सब क्लास कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन बिल्कुल सही है। प्राइवेट मेंबर हमारी क्लास के क्या वो भी इनहेरिट हो जाते हैं और एक्सेस हो जाते हैं? कभी नहीं होते हैं। एक चाइल्ड क्लास जो है कभी भी अपने पेरेंट क्लास की प्राइवेट वैल्यूज को नहीं यूज कर सकता है। तो यहाँ पे ये लाइन क्या है, गलत है। तो यही हमें यहाँ पे पता करना था कौन सी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है डेमो नाम की, ये रही, एंड देन डेमो ड्राइव्ड नाम की डेमो नाम की क्लास है। ठीक है, मुझसे कह रहा है कि मेन फंक्शन को मैंने कॉल किया, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ड्राइव टू डेमो का एक ऑब्जेक्ट बनाओ obj1 नाम का। मैंने कहा ठीक है। देखो, जब भी हम यहाँ पे आए तो लॉजिकली चलना इनिट चाहिए था, जैसा कि हमेशा होता है, बट यहाँ पे मुझे न्यू भी दे रहा है। देखो क्या कह रहा है, न्यू। तो जब भी न्यू और इनिट में हमें चूज करना हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू को चूज करेंगे। तो न्यू में देखो, इनिट और न्यू जब भी आएगा, और अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो अगर न्यू नहीं है तो इनिट चलेगा, और अगर न्यू है तो पहले न्यू चलेगा। तो न्यू चलाओ। ये क्या प्रिंट कर रहा है, डिराइव्ड डेमोस न्यू इनवोक्ड। तो हमारा ये जो है पार्ट हमने उठा लिया कि ये प्रिंट हो जाएगा, अब इनिट नहीं चलेगा। ये हमेशा ये चीज़ याद रखने वाली है कि जब भी आपका ये न्यू नाम का मैजिक मेथड होता है ना, स्पेशल मेथड्स होते हैं ये, तो इनिट से ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग इस न्यू को देते हैं। तो अगर न्यू है तो पहले न्यू को चलाओगे जब भी उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। इसका ऑब्जेक्ट बना, हमने न्यू को चला दिया, खत्म काम। इसके बाद obj2 इज इक्वल टू डेमो। अब डेमो क्लास में obj2 नाम का ऑब्जेक्ट बना दो। तो इसमें भी देखो न्यू है एंड इनिट है, तो क्या चलेगा, न्यू चलेगा। न्यू को चलाया, ये हमसे क्या कह रहा है कि इसका ही इसी क्लास का इनिट चला दो। तो इसी के क्लास का इनिट हमने ये चलाया, और कर रहा है कि डेमोस इनिट इन्वोक्ड। तो हमारा पहला क्या आंसर आ गया, डिराइव्ड डेमोस न्यू इन्वोक्ड। इसके बाद डेमोस इनिट इन्वोक्ड। अब सर ये लाइन खत्म हो गई, फिर इधर और ये प्रिंट कर रहा है डेमोस न्यू इन्वोक्ड। तो क्या हो गया, डिराइव्ड डेमो न्यू इन्वोक्ड, फिर डेमोस इनिट, और फिर डेमोस न्यू। ये आंसर आ रहा है, 3 आ रहे हैं। देख लो 3 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 3 है, तो ये मेरा बिल्कुल सही है। ड्राइव डेमोस का न्यू पहले चला, फिर डेमोस का इनिट चला, और डेमोस का न्यू चला। हमेशा याद रखना, न्यू को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे इनिट से। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, कह रहा है मान लो कि बी जो है सब क्लास है ए की, मतलब ए पेरेंट हो गई और बी क्या हो गई, चाइल्ड हो गई। मुझसे कह रहा है आपको इनिट मेथड चलाना है ए का बी क्लास के अंदर से। तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, तो मैं सिंपली लिखूंगा ए का डॉट इनिट चला दो, सिंपल ए डॉट इनिट। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एक हमारे पास टेस्ट नाम की क्लास है, एक डिराइव टेस्ट नाम की क्लास है, मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन को मैंने कॉल करा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। डिराइव्ड टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ बी नाम का, तो इसका इनिट चल जाएगा। इसका इनिट देखा हमने यहाँ पे, ये सेल्फ डॉट वाई की वैल्यू सेट हो गई 1। मुझसे कह रहे हैं प्रिंट करो बी डॉट एक्स एंड बी डॉट वाई। इसका मतलब डिराइव टेस्ट नाम की क्लास में कहीं सेल्फ डॉट एक्स लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये अपने पेरेंट को पूछेगा, मगर पेरेंट का आपने इनिट तो चलाया ही नहीं ना। अगर पेरेंट का इनिट नहीं चला, मतलब पेरेंट कह दो कि अभी सो रहा है पेरेंट, तो वो तो उसकी कोई मदद कर ही नहीं पाएगा। तो देखा जाए तो डिराइव टेस्ट के पास कहीं से भी सेल्फ डॉट एक्स को लाने की कहीं भी कोई वैल्यू है ही नहीं, कहीं से वो ला ही नहीं सकता एक्स की वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने डिराइव टेस्ट में जब उसका इनिट चलाया, तो उसी समय हम लोग अगर टेस्ट का इनिट चला देते तो एक्स की वैल्यू सेट हो जाती, तो तब जाके डिराइव टेस्ट जो है एक्स की वैल्यू यूज़ कर लेता। बट यहाँ पे हमने कहीं भी टेस्ट क्लास का इनिट नहीं चलाया है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ जाए, क्योंकि बी क्लास जो है इनहेरिट कर रही है ए को पक्का, मगर एक्स वेरिएबल जो है वो इनहेरिट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो इनिट के अंदर है, और टेस्ट को चलाना पड़ेगा हमें अगर हमें x की वैल्यू चाहिए। तो टेस्ट जब चलेगा तभी इनिट चलेगा, और जब इसका इनिट चलेगा तभी x की वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्लास a है, देन मेरे पास क्लास b है जो a को इनिट कर रही। a मेरा हो गया पेरेंट, b हो गया मेरा चाइल्ड। obj इज इक्वल टू b, मतलब b का यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो b क्लास के अंदर देखेगा इनिट है, नहीं है तो a के अंदर देखेगा इनिट है, a के अंदर भी नहीं है। obj डॉट डिस्प, तो डिस्प नाम का मेथड ढूंढो बी क्लास के अंदर, यहाँ पे नहीं मिला तो कह देगा ए मुझे डिस्प दे दो अपना। तो ए ने कहा ठीक है मेरा डिस्प ले लो, तो उसने कहा ये लाइन चला दो, तो प्रिंट करेगा ए डिस्प। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए डिस्प। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्लास ए है, देन क्लास डी ई आर ए है, तो कह सकते हो एक क्लास ए है मेरी पेरेंट क्लास, और एक क्लास है डी ई आर, ये है चाइल्ड क्लास जो कि ए को इनहेरिट कर रहा है।
हमने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन को कॉल करा, obj इज इक्वल टू der करा था, मतलब der क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, तो der का इनिट चल जाएगा। इसको चलाओ, y की वैल्यू हमने यहाँ से कुछ नहीं भेजी है, तो y की वैल्यू डिफॉल्ट सेट हो गई 2, यहाँ पे 2 है। सुपर डॉट इनिट, अब सुपर डॉट इनिट मतलब der का पेरेंट क्या a, तो a का इनिट चलाओ, a का इनिट चलाएंगे तो x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे कुछ पास नहीं करा ना इनिट में, तो x की डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो गई 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या सेट हो गई, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू सेट हो गई 1। फिर der की ये लाइन कंप्लीट हो गई। फिर इधर आओ, सेल्फ डॉट y की वैल्यू y, तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो सेल्फ डॉट y की वैल्यू क्या सेट हो गई, यहाँ पे उसकी वैल्यू सेट हो गई 2। फिर इधर आते हैं obj डॉट x और obj डॉट y को प्रिंट कर रहा है, मतलब der क्लास के अंदर क्या सेल्फ डॉट x है, क्या यहाँ पे सेल्फ डॉट एक्स है, इसके पास तो नहीं है, तो चेक करेगा क्या ए का इनिट चलाया था, तो बिल्कुल चलाया था, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ए से पूछेगा क्या तुम्हारे पास सेल्फ डॉट एक्स है, वो कहेगा हाँ, तो वैल्यू दे देगा 1, तो यहाँ पे मेरी आ गई वैल्यू 1। obj डॉट वाई में क्या होगा, चेक करेगा der के अंदर कहीं सेल्फ डॉट वाई लिखा है, बिल्कुल लिखा है, ये लिखा है, इसकी वैल्यू क्या है 2, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 2, तो 1,2 मेरा क्या आ गया आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, कह रहा है कि भाई इंपोर्ट करो आरई, तो रेगेक्स का यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का मेरा आपने अगर वीडियो ना देखा हो तो देख लेना, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आरई डॉट कंपाइल, आरई डॉट कंपाइल क्या करता है, कंपाइल फंक्शन हमसे एक पैटर्न इनपुट लेता है, तो इस पैटर्न को पहले ही हम लोग यहाँ पे लेके रख लेंगे। तो ए में हमने पैटर्न सेट कर दिया कि 0-9 अगर हमें कहीं मिल जाता है, तो हमें वो पैटर्न अगर इस कहीं कहीं भी सेंटेंस में कहीं मिल जाता है तो उसको हमें बता देना कि हाँ यहाँ पे मिल गया। हम लोग प्रिंट कर रहे हैं a डॉट फाइंड ऑल, फाइंड ऑल क्या करता है, हमें एक लिस्ट रिटर्न करता है जिसमें सारे पॉसिबल मैच, सारे पैटर्न जो हैं वो मैच कर जाते हैं। तो यहाँ पे 0-9 कहीं इसमें लिखा हुआ है, देखो कहीं नहीं लिखा हुआ 0-9, तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, मेरी एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि फाइंड ऑल को कुछ मिलेगा नहीं कोई पैटर्न, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, कह रहा है इनमें से क्या चीज नहीं है ट्रू, तो देख लेते हैं। एक नॉन प्राइवेट मेथड मतलब एक नॉर्मल सा मेथड जो होता है क्लास के अंदर, एक सुपर क्लास के अंदर, क्या उसको ओवरराइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल ओवरराइड कर सकते हैं। कह रहा है अ डिराइव्ड क्लास इज अ सबसेट ऑफ सुपर क्लास, डिराइव्ड क्लास का मतलब होता है चाइल्ड क्लास, सुपर क्लास का मतलब होता है हमारा पेरेंट क्लास। तो कह रहा है जो चाइल्ड क्लास होती है क्या वो सबसेट है पेरेंट क्लास का, तो बिल्कुल वो क्या है, एक सबसेट है एक हमारे पेरेंट क्लास का, पेरेंट पहले आया फिर उसका चाइल्ड आया ऐसा, तो ये लाइन बिल्कुल सही है। ये मुझसे कह रहा है वैल्यू जो प्राइवेट वेरिएबल की होती है पेरेंट क्लास में, सुपर लिखा है मतलब पेरेंट क्लास, अगर वैल्यू है हमारी कोई प्राइवेट वेरिएबल की हमारे पेरेंट क्लास में, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं सब क्लास में। देखो पेरेंट की प्राइवेट वैल्यूज को आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे चाइल्ड क्लास में, तो चेंज करने की तो बात ही अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, गलत लिखी, क्योंकि हम लोग प्राइवेट वैल्यू को कभी नहीं चेंज कर सकते, ये कह रहा है चेंज कर लेंगे, तो ये क्या हो गई लाइन गलत हो गई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे हमारा मार्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कह रहे हैं मेरे पास क्लास ए है तो मेरे पास क्लास बी है, बी ए को इनहेरिट कर रहा है, सी इज इक्वल टू बी, मतलब बी क्लास का इनिट चलाओ, बी का इनिट मैंने चलाया, सुपर डॉट इनिट, तो बी ने कहा पहले मेरे पापा का इनिट चलाओ, तो ए का इनिट हम लोग चलते हैं चलाने, देखते हैं यहाँ पे ए का इनिट चला, सेल्फ डॉट आई की वैल्यू सेट हो गई 1, जे की वैल्यू सेट हो गई 5, ये दोनों वैल्यूज हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, जबकि आई नहीं एक्सेस कर सकते बी के अंदर से, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आई क्या है प्राइवेट है, बट बी चाहे तो जे की वैल्यू जो है उठा सकता है। यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, फिर बी के लिए आई की वैल्यू सेट हो गई 2, जे की वैल्यू सेट हो गई 7। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, सी डॉट डिस्प्ले मतलब बी क्लास के अंदर कहीं डिस्प्ले का मेथड है, चलाओ, बी क्लास के अंदर डिस्प्ले का मेथड नहीं है, तो ऊपर आते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं फिलहाल, इधर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखा डिस्प्ले का मेथड है सेल्फ डॉट आई, अब यहाँ पे आप बताओ आई क्या है, प्राइवेट वैल्यू है, तो किसकी यूज होगी, ए की आई वाली वैल्यू यूज करोगे कि बी की, तो जिस क्लास में हो और उसका प्राइवेट वैल्यू चाहिए तो उसी क्लास की प्राइवेट वैल्यू यूज करोगे ना, तो यहाँ से वैल्यू उठ गई यहाँ पे 1, ठीक है। सेल्फ डॉट जे, सेल्फ डॉट जे मतलब यहाँ पे ये 5 यूज करोगे कि 7 यूज करोगे, यहाँ पे किसके जरिए आए हो, बी क्लास के जरिए ना, तो बी क्लास का जे यूज करोगे तो यहाँ जाएगा 7, तो 1 7 आ जाएगा, तो पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 20 के 20 MCQs जो है बिल्कुल सॉल्व हो चुके हैं हमारे प्लेसमेंट टाइप MCQs इन पाइथन के पार्ट 41 में।